हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज जुनैद सब और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजे सर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स को, जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेट लॉ। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिस्कस करते हैं रेट लॉ। व्हाट इज मीन बाय रेट लॉ? तो रेट लॉ को डिस्कस करने से पहले जो रेट इक्वेशन थी उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किस तरह लिखा जा सकता है, तो उसके लिए टू वेज हैं। जबकि क्लासिकल जो वे है वो कहता है, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसको हम लिख देते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, ये क्लासिकल मेथड है रेट लॉ का। ऐसे समझना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का या केमिकल जो इक्वेशन है उसका रेट लिखने के लिए जो क्लासिकल तरीका है, जो क्लासिकल मेथड है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या क्या होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रेट लॉ ये भी कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन ये भी कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए है, अगर हमारे पास ए है, ए एंड बी रिएक्टेंट व्हेन रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट, व्हेन गिव द प्रोडक्ट सी, वो कहता है अगर इसकी रेट लॉ लिखें, रेट इक्वेशन लिखें तो किस तरह लिखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इसके टू मोड्स हैं और बी के 1 है, तो वो कहता है इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू के एंड ए की पावर 2 एंड बी की पावर 1। क्या कहता है? ये है जी लॉ ऑफ मास एक्शन। वो कहता है कि जो कंसंट्रेशन रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके जितने भी मोल्स होते हैं वो कंसंट्रेशन की रेज पावर में लिख दें, तो ये होता है उसका रेट लॉ। लेकिन एक्चुअल में देखा गया कि जो रेट लॉ होता है, जो रेट लॉ इक्वेशन होती है, वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती, वो एक्सपेरिमेंटल होती है। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, इट डजंट मीन कि रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम कहें कि इट डज नॉट डिपेंड कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। इसी तरह हम ये भी नहीं कह सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन 100% कि यहाँ बी की कंसंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो इसके लिए कंफर्म क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रेट लॉ इक्वेशन पे, जो कि क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन की जाती है। एक्सपेरिमेंटली ये इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो ये है जी लॉ, जो कि क्या हो गया, फेल हो गया। ये क्लासिकल लॉ था, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो इक्वेशन गिवन होती है उसकी पावर्स के डायरेक्टली या उस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, 100% ट्रू नहीं होता। दिस इज नोन एज क्लासिकल लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद रेट लॉ पेश किया गया, जो कि ऑथेंटिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पेश किया गया? रेट लॉ प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया। और रेट लॉ एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी इक्वेशन लिखी जाए तो रेट लॉ उसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है, इनवर्सली है, कितने टाइम उस पर डिपेंड कर रहा है। तो रेट लॉ कहता है कि अगर ये इक्वेशन है तो इसको एक्सपेरिमेंटली बेस पे लिखा जाए तो वो कहता है कि इसका रेट होगा रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट लगाते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम ऐड करते हैं, और ये होगा a की पावर x एंड b की पावर y, जो कि क्या है, अननोन है हमारे लिए, एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसी तरह ये है रेट लॉ, इसको क्या कहते हैं, रेट लॉ। अब आप कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है a की कंसंट्रेशन की x पावर के डायरेक्टली है और b की y के डायरेक्टली है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अगर हम किसी भी रेट इक्वेशन का ऑर्डर लिखें तो जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उनको प्लस कर ले तो उसका ऑर्डर बन जाता है। हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होता है वो होता है रेज्ड पावर, इक्वेशन के रेट इक्वेशन की जो रेज्ड पावर होती हैं उनको प्लस कर लें, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3।
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसका ऑर्डर बनता है 3, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हो सकता है इसका ऑर्डर 2 हो, 1 हो, 0, ये एक्सपेरिमेंटली बेस करेगा। हाँ, अगर आपके पास रेट लॉ गिवन है, जिसको कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन, अगर आपको वो मेंशन कर देता है कि दिस इज द रेट लॉ इक्वेशन, तो फिर 100% ट्रू है, जो भी उसकी पावर्स होगी वो उसका ऑर्डर होगी। फॉर एग्जांपल आप इसका ऑर्डर डिटरमाइन करें, क्योंकि उसने दे दिया कंडीशन कि दिस इज द रेट लॉ इक्वेशन है आपके पास, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका ऑर्डर सिंपल है x प्लस y। मैं एक रेयर एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं ऐसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है a प्लस b और दैट गिव द प्रोडक्ट c। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके 3 मोल्स हैं और b के जो है ना वो 2 मोल्स हैं और c के जो है ये भी 2 मोल्स हैं, लेट कर लेते हैं, और आपको ये भी कह देता है कि दिस इज द रेट लॉ इक्वेशन। ये क्या है? रेट लॉ इक्वेशन है। तो अगर आपसे कह देता है कि रेट लॉ इक्वेशन गिवन है, इसका ऑर्डर बताएं, तो ऐसे नहीं होगा। अब क्या होगा? इसका जो रेट लॉ इक्वेशन है, इसका जो ऑर्डर होगा वो सिंपल है। अब आप देख सकते हैं, अगर तो ये रिएक्शन है, ये क्या है? रिएक्शन है, और आपको इसका रेट लॉ दे दिया जाता है। वो कहता है कि इसका जो रेट लॉ है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू k a की पावर 2 एंड b की पावर 1। आपके पास रिएक्शन ये है और इस इक्वेशन का रेट वो दे देता है कि ये रेट लॉ है। रेट लॉ इक्वेशन कौन सी है? ये रेट लॉ इक्वेशन है। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इस इक्वेशन को देख के क्या कहते हैं जी, इसकी पावर जो है ना ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा कि a की क्योंकि 3 के और b क्योंकि 2 है इसके मोल, तो जी 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5, तो फिफ्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। तो ये रॉन्ग है। हाँ, अगर रेट लॉ इक्वेशन दी जाती है तो उसकी जितनी भी रेस पावर होती है, जो भी हो, हाँ वो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे सकती है। जिस तरह हम देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये रेट लॉ इक्वेशन है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, ये बन जाएगा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन का, हालांकि a के 3 मोल्स हैं, b के 2 मोल्स हैं, लेकिन फिर भी जो इसका ऑर्डर बन रहा है वो क्या बन रहा है? 3, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रेट लॉ, नॉट ऑन द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं देता, जबकि रेट लॉ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स द ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये था एक सिंपल डिफरेंशिएशन के लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल कांसेप्ट है, और ये मॉडर्न कांसेप्ट है रेट लॉ, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट है, एक्चुअल में जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहा है कि कितना रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है एक्चुअल में, तो ये क्या है? इसको कहा जाता है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी, व्हाट इज मीन बाय k। ये जो k कांस्टेंट हमने रेट लॉ में लिखा है या लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखा है, इसका नाम है, इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कहते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? k से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेट इक्वेशन। लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास रेट इक्वेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू k, और ये हमारे पास a की कंसंट्रेशन लेट कर लेते हैं 1 है इसकी पावर, और b की पावर 2 है। तो व्हाट इज मीन बाय k? k जो है, दिस इज द वेलोसिटी कांस्टेंट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? कि रेट a की कंसंट्रेशन पे कितना डिपेंड कर रहा है और b की कंसंट्रेशन पे कितना डिपेंड कर रहा है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और k किस पे डिपेंड करता है? k ओनली डिपेंड्स ऑन, नोट कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये सिर्फ टेम्परेचर पे इंक्रीज डिपेंड करता है, और विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वैल्यू ऑफ k इज इंक्रीजिंग, इसका रेट इंक्रीज होता जाता है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, टेम्परेचर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द k फैक्टर, वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे k की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। k डज नॉट डिपेंड, k किन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, k की वैल्यू किन के ऊपर इंडिपेंडेंट है? k की वैल्यू हर फैक्टर के ऊपर इंडिपेंडेंट है सिवाय टेम्परेचर पे। अगर हम बात कर ले वॉल्यूम, अगर तो वॉल्यूम गिवन है, इस पे भी इंडिपेंडेंट है। इसी तरह अगर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट,
इस पे भी इंडिपेंडेंट है, इस पे भी डिपेंड नहीं करती, इस पे भी डिपेंड नहीं करता। के की वैल्यू वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता, और इसके अलावा के की वैल्यू जो है वो के की वैल्यू कैटालिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करती, किसके ऊपर, कैटालिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करती। के की वैल्यू नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि किस टाइप की नेचर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस रिएक्टेंट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो के ओनली डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है के की वैल्यू। तो ये नोट कर लें आप, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि के को डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय रेट कांस्टेंट। देखें रेट कांस्टेंट क्या होता है, when the concentration of reactants become unity, जब concentration of reactants become unity, जब इनकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 के इक्वल आ जाती है, तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल टू दी रेट कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब के की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। अगर आप बात करें इसकी कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर ए की कंसंट्रेशन भी 1 है, के इसकी भी 1 है, इस तरह बी की कंसंट्रेशन भी क्या है, 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। इट मींस के रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बिकम यूनिटी। तो जब यूनिटी होती है तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। क्या रेट कांस्टेंट का यूनिट फिक्स होता है, क्या रेट कांस्टेंट का यूनिट फिक्स होगा, नहीं। यूनिट ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, एन वैल्यू पे डिपेंड करता है कि किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह nth ऑर्डर पे भी चले जाएं तो के की वैल्यू, के का जो यूनिट है वो वेरी करता जाता है। तो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीपीएससी एग्जाम में लास्ट टाइम भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि आपको के की वैल्यू गिवन होती है कि ये रेट कांस्टेंट है, फलाना रिएक्शन है उसका ये रेट कांस्टेंट है, आप उसको ऑर्डर बताएं। तो ऑर्डर भाई कैसे बता सकते हैं, ऑर्डर के 2 वेज हैं, या तो आपको रेट इक्वेशन गिवन हो, तो 2 वेज हैं ऑर्डर डिटरमाइन के, या तो आपको रेट लॉ इक्वेशन गिवन हो पहली बार, फर्स्ट पॉइंट, या तो आपको रेट लॉ इक्वेशन गिवन हो, आप उसकी रेज पावर देख के रेट लॉ इक्वेशन में आप उसको प्लस करके ऑर्डर बता सकते हैं। या सेकंड आप ये बता सकते हैं कि अगर आपको के की वैल्यू गिवन हो, के की वैल्यू विद यूनिट, अगर आपको के की वैल्यू विद यूनिट गिवन हो तो आप उसको यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये 2 वेज हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हम डिस्कस करेंगे, जो ग्राफिकल मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स हैं, उसकी भी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो ये मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको ऐसा ट्रिक बताता हूं कि आप यूनिट कभी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। हाँ जी, यूनिट्स ऑफ के का यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि के का यूनिट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। इसका एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, के दैट इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ब्रैकेट में इसकी पावर 1 माइनस n एंड देन s माइनस 1। ये इक्वेशन आप नोट कर लें। के का यूनिट कोई भी ऑर्डर हो, फर्स्ट हो, 0 हो, सेकंड हो, थर्ड हो, nth ऑर्डर हो, 4th 5th 6th 10th तक चले जाएं, nth ऑर्डर भी होता है, ठीक है, आप nth ऑर्डर तक चले जाएं, आप के का यूनिट ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपके पास ये फार्मूला है। और यहां n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर तो आपके पास ऑर्डर है 0, कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर के की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 0 ऑर्डर के केस में n की वैल्यू होती है 0। तो अब हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं। तो k क्या होगा, k दैट इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और 1 माइनस n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, s माइनस 1, और अब ये हो गया मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और जब 1 माइनस 1 तो 1 हो गया, और s माइनस 1, और ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड।
तो ये है जी यूनिट किसका, जीरो ऑर्डर का। किसका है, जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्या है। फर्स्ट ऑर्डर का किस तरह कैलकुलेट, अब n की वैल्यू क्या है 1 फर्स्ट ऑर्डर के केस में, तो जी यूनिट कैलकुलेट करें k इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। 1 माइनस n की वैल्यू 1 है माइनस 1। अब 1 माइनस 1 0 हो गया, और 0 जिसकी भी कंसंट्रेशन की पावर, जिसकी भी पावर 0 होती है वो इज इक्वल टू 1 होता है। वो पूरा फैक्टर जिसकी भी पावर 0 हो जाएगी उस पूरा फैक्टर 1 के इक्वल होगा, और 1 आप लिखने की जरूरत नहीं है, तो s माइनस 1। तो ये यूनिट हो गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, ये यूनिट हो गया। इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो भाई n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी सेकंड के केस में, और आप इसको रेट इक्वेशन में पुट करें k इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। 1 माइनस n की वैल्यू 2 s माइनस 1, तो ये हो गया मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ये हो गया माइनस 1। और अब क्योंकि ये इनवर्स है इनकी पावर, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स dm प्लस 3 हो जाएगा s माइनस 1। दिस इज द यूनिट ऑफ k इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर, यूनिट ऑफ k इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड ऑर्डर के केस में k का यूनिट क्या होगा, थर्ड ऑर्डर के केस में k का यूनिट n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, k दैट इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 और पर सेकंड, और k इज इक्वल टू मोल dm माइनस 3, इस ये माइनस 2 हो गया पर सेकंड। अब ये हो जाएगा मोल माइनस 2 dm माइनस 6 सॉरी प्लस 6 s माइनस 1। दिस इज द यूनिट ऑफ k इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो इस तरह एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये फार्मूला है, आप यूज करके आप फर्स्ट, जीरो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे यूनिट का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम बार एग्जाम में पीपीएससी में और एमकैट में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक है। चलें, इस तरह तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हमें ये वैल्यूज किसी तरीके से याद हो जाए, तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए, जीरो के केस में याद रखिएगा, इसका ऑर्डर जो होगा वो इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। जो रेट ऑफ रिएक्शन का हमने यूनिट डिस्कस किया था, जो कि मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, वही जीरो का होता है। जीरो का ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है, ये याद रखना, आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, ये भी आपको याद रहेगा। फर्स्ट के केस में ये तो वैसे सबसे इजी है, इसका यूनिट होता है पर सेकंड, इसका यूनिट क्या होता है पर सेकंड। अब सेकंड की बात कर लेते हैं, इसके सेकंड को हम किस तरह याद रख सकते हैं। देखिए, सेकंड को जीरो का जो यूनिट है इससे कंपेयर कर लेते हैं। जीरो के यूनिट के साथ आप इसको कंपेयर करें, और इस फैक्टर को, ये वाला जो फैक्टर है सेकंड के अलावा, इसको आपने इनवर्स कर लेना है। क्या कर लेना है, इनवर्स कर लेना है, तो आपका सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा। अब dm का माइनस 3 है, तो ये प्लस 3 बन जाएगा, इनवर्स कर लेंगे इसको भी, और सेकंड का वैसे रहने देंगे, तो ये यूनिट बन जाएगा सेकंड का। अब थर्ड पे आ जाते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड में। अब थर्ड का क्या है, थर्ड को हमने कंपेयर करवाना है सेकंड से। अब सेकंड का अगर हम स्क्वायर ले लें, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेकंड ऑर्डर के यूनिट का स्क्वायर ले लें सेकंड को छोड़ के, सेकंड ऑर्डर का इस फैक्टर का स्क्वायर ले लें, तो आपका थर्ड आ जाएगा। सेकंड को छोड़ के तो अब स्क्वायर ले लें, तो ये बन जाएगा मोल माइनस 2, और ये बन जाएगा dm प्लस 6, और सेकंड पर सेकंड वैसे का वैसे। तो ये है जी याद करने का शॉर्ट ट्रिक, आपको याद होने चाहिए। ये नहीं है कि आप इसको कैलकुलेट करें तब जाके यूनिट निकालें, तो एक अच्छा ट्रिक है, लेकिन शॉर्ट ये है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसी वक्त 5 to 10 सेकंड में आप उसका ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जीरो का ऑर्डर किसके इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के इक्वल होता है। फर्स्ट का पर सेकंड होता है, ठीक है, और सेकंड का आपने फर्स्ट के साथ कंपेयर करवाना है, और इस फैक्टर का इनवर्स याद रखना है, ये इसका इनवर्स है। और थर्ड का कैसे याद रखना है, थर्ड का सेकंड के साथ कंपेयर करवाना है, और इस फैक्टर का स्क्वायर ले लेना है, तो ये आपको यूनिट याद हो जाएंगे। तो ये है कि यूनिट इंपॉर्टेंट है रेट लॉ के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। रेट लॉ इक्वेशन की बात कर लेते हैं, और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रेट लॉ इक्वेशन है आपके पास, तो उस पे रेट कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है। तो रेट दैट इज इक्वल टू के, अगर आपके पास ये रेट इक्वेशन है, a और b की पावर है 1,
इससे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? तो ये पूछा जाता है कि रेट ए की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, बी पे कैसे डिपेंड है। देखें रेट का ए की पावर 1 है, इट मीन रेट इज द रेट, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं शॉर्ट फॉर्म में। रेट जो है ये क्या कर लेते हैं, चलिए स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो रेट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर ये इक्वेशन की बात है, अगर आप बी की बात करें तो बी की पावर भी 1 है, ये मैंने लिखी नहीं। इस केस में भी रेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर आपको ए और बी की कंसंट्रेशन गिवन हो तो उसका रेट उससे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी तरह हम एक और बात कर लेते हैं, एक और इक्वेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास ये इक्वेशन है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर है 2 और बी की पावर है 1, तो आप बताएं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए की पावर 2। अब इसका मतलब ये है कि a का स्क्वायर के डायरेक्टली है, यानी कि अगर आपको a की कंसंट्रेशन दे दी जाती है 2, अगर a की कंसंट्रेशन 2 है तो रेट क्या होगा, रेट कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर लें तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम, रेट क्या हो जाएगा 4 टाइम इंक्रीजेस। यहां से ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इंक्रीजेस। और अगर कहते हैं अगर b की कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज कर दी जाए, अगर बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज तो रेट कितना इंक्रीज होगा, तो देखिए क्योंकि इसके डायरेक्टली है और जितना 2 टाइम बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा 2 टाइम इंक्रीज होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए। फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन है एक रिएक्शन का जिसमें ए की पावर है, ए की पावर ले लेते हैं 3 और बी की पावर ले लेते हैं -1। अब इस केस में अगर हम देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन ए और बी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो देखें कि जो रेट है वो ए की कंसंट्रेशन का क्यूब के इक्वल है, क्यूब के इक्वल है। और अगर हम बी की बात करें तो रेट इज दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बी की कंसंट्रेशन। क्या है, क्योंकि -1 पावर है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में लेट कर लेते हैं कि अगर ए की वैल्यू 2 टाइम इंक्रीज की जाए, क्या की जाए, क्वेश्चन आ जाता है इफ concentration of A increases, या आप कह लें इसकी कंसंट्रेशन क्या है 3 है, चलिए 2 कर लेते हैं, 2 है, अगर 2 टाइम इसको इंक्रीज किया जाए और तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए रेट अब A की कंसंट्रेशन है 2 की पावर 3, तो रेट कितना करेगा R इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो रेट क्या कर जाएगा, रेट इंक्रीजेस 8 टाइम, 8 टाइम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें बी की, अगर बी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम, अगर बी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज किया जाए, क्या किया जाए, बी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज किया जाए तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए ये इनवर्स है, जब इसको 2 टाइम इंक्रीज किया जाएगा तो रेट क्या कर जाएगा, रेट जो होगा वो 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, क्या कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है ना वो अगर आपको रेट इक्वेशन गिवन हो तो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए बी का रेट पे क्या इफेक्ट है, उसको 2 टाइम इंक्रीज करें तो रेट कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसको डिक्रीज करें या इंक्रीज करें बी की कंसंट्रेशन तो रेट कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। तो अब आप ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।